मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि आईआईटी में जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ करके वो पिगरी फार्मिंग पे चले गए। अच्छा। क्योंकि उनको ऐसा लगा कि स्कोप बहुत ज़्यादा अगर आपने बीबीएससी एंड एच प्लेन कर रखा है तो आपका मिनिमम आज की डेट पे 40,000 रुपीज़ आप कहीं भी कमा सकते हैं। आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है आपकी डेयरी फार्मिंग के लिए, गोट फार्मिंग के लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है। जैसे आपने कभी बायोलॉजी से इंटर नहीं किया, फिर आपको जाने की इच्छा अगर जागृत हो रही है तो आप वो शॉर्ट कोर्स करके डिप्लोमा करके आप किसी भी क्लिनिक्स में आप जा करके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्कूल खबर। स्कूल खबर के इस विशेष कार्यक्रम विजय पथ में आपका स्वागत है। विजय पथ में जैसा कि आपको पता है हम हर बार एक नए विषय पर बात करते हैं। इस बार हमारा जो विषय है वो पशु चिकित्सा को लेकर के है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पशु चिकित्सा में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसमें क्या करना होगा और कैसे करना होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं एक ऐसे सेगमेंट और एक ऐसे करियर के बारे में जिसके बारे में लोगों ने बहुत कम बात की है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पशु चिकित्सा विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि कैसे पशुओं की सेवा की जाए, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे इलाज किया जाए। और अगर आज के दौर की हम बात करते हैं तो आज पशु चिकित्सा केवल पशुओं तक सीमित नहीं रह गई, ये उन पशुओं के मालिकों तक जा चुकी है, उनकी कंसल्टेंसी तक जा चुकी है, उनकी काउंसलिंग तक जा चुकी है और उससे भी बहुत कहीं आगे है। आज हर कोई चाहता है कि घर में वो पेट को लेके आए और उसको पाले और उसको अपने साथ रखे। तो ऐसे में अगर वो ये चाहे कि वो कैसे उसको खुश रख सकता है और क्या उसके लिए जरूरी है ट्रीटमेंट, तो उसे निश्चित तौर पर एक डॉक्टर के पास जाना होगा जो पशु चिकित्सा रोग विशेषज्ञ हों और उसकी वो ट्रीटमेंट कर सकें, उसकी देखभाल कर सकें। तो ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए एक बहुत खास मेहमान है। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर साहब कुलदीप जी का। कुलदीप सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विजय पथ हमारा कार्यक्रम है। जैसा हमारे दर्शकों को हमने बताया कि जो बच्चे आज 12वीं तक पढ़ते हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, वो करियर को लेकर के बहुत चिंतित हैं और ऐसे में जबकि पशु चिकित्सा विज्ञान आज बहुत तरक्की कर गया है, तो मैं सबसे पहले तो आपसे चाहूंगा थोड़ा सा आप अपना परिचय दें और किस तरीके से आप इस मुकाम तक आप यहाँ आज आ पाए हैं। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप सिंह है। मैं इस फील्ड में पिछले विगत 5 वर्षों से कार्यरत हूँ और मैंने महू वेटनरी कॉलेज से ही अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कोर्स कंप्लीट किया है। तो ये जो क्षेत्र है सर, ये कारण क्या रहा आपका चुनने का? क्या ऐसा आपको मन किया कि पशु चिकित्सा में क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है? क्योंकि बच्चे बहुत सारे जानना भी चाहते हैं। बिल्कुल। एक्चुअल में मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो भी इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उनको देख करके मुझे भी इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा अनुभव मिला, फिर उसमें एक रुचि जागी। उसके बाद मैंने इस नीट की प्रिपरेशन करी और ऑल इंडिया के थ्रू मैंने सिलेक्शन लिया महू में। सर, ये जो सेगमेंट है बहुत अनछुआ है, मतलब बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। एमबीबीएस के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। हम शायद पशु चिकित्सक के पास तब जाते हैं जब हमारा पेट बीमार होता है। तो क्या ये मानसिकता अब बदल गई है? क्या अब लोग आके रह के आपके पास आने लगे हैं और इलाज कराने लगे? ये अब विगत 3 वर्षों से बिल्कुल मानसिकता चेंज हो रही है लोगों की। पहले जो लोग नहीं जानते थे कि वेटनरी है क्या, वेटनरी के बारे में ही कुछ नहीं जानते थे। अभी फिलहाल में लोग खुद से आगे रह करके फ़ोन करते हैं कि हमको इसमें एडमिशन लेना है तो क्या किया जाए। काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि लोग कॉल करते हैं, हॉस्पिटल्स में कॉल कर देते हैं कि हमको एडमिशन लेना तो हमको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे NGOs चालू हो रहे हैं, NGO के थ्रू लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को परिचय हो रहा है, वैसे वैसे लोग इस फील्ड के बारे में काफ़ी कुछ जान रहे हैं। अभी तो क्या हो, पहले क्या सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस हुआ करते थे, अभी तो विगत 5-6 वर्षों से तो प्राइवेट कॉलेजेस भी चालू हो गए हैं वेटनरी के, तो काफ़ी कुछ जान गए हैं लोग। जो पहले भ्रांति आती कि पहले लोग नहीं जानते थे, अभी फिलहाल काफ़ी लोग जानने लगे। पिछले मैं अगर सर बात करूँ पिछले 1 दशक की, यानी 10 वर्ष पहले की, तो पहले जो 10 वर्ष पहले जो बदलाव था, जो परिस्थितियां थी, उनमें क्या अभी चेंज आया है? क्या नया कुछ ऐसा दिखा है आपको कि वाकई में इस फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ नया है? पिछले 10 वर्षों में अभी क्या, जब से कैनाइन और फेलाइन का एंट्री हुई है इस फील्ड पे, जब से लोगों को श्वान और बिल्लियों का पालन का लगा है रुचि, तब से इस फील्ड में बहुत ग्रोथ हुई है। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास एक ऐसा पेट हो जिससे वो प्यार करें, वो उनसे प्यार करे, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलियां हो गई हैं। अभी आप देखिए घर पे मियाँ, पत्नी, पति और एक बच्चा ही होता है, कोई केयर करने वाला नहीं, किससे मिलें, किससे बात करें, तो उनके एक पेट की बहुत जरूरत होती है। यानी अकेलेपन को दूर करने का दोस्तों ये बहुत अच्छा जरिया है
पशुओं की सेवा भी होगी, और कहते हैं कि अगर आप पशुओं की सेवा करते हैं तो ईश्वर निश्चित तौर पर लाभ देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वही विषय एक ऐसा भावनात्मक पहलू है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने ये प्रश्न भी छेड़ा। मुझे लगता है सर कि अभी जो बदलाव आया है, जो दौर आ रहा है, ये दौर एक नया दौर है, और ये एक ऐसा दौर है कि हम ग्लोबल वर्ल्ड में हैं, यानी हम ग्लोबल विलेज में हैं। कहूँ वर्ल्ड कहना तो ठीक नहीं है, हम ग्लोबल विलेज में हैं। तो जो बाहर के जो देश हैं, पश्चिमी देश जो हैं, क्या उनका प्रभाव भी आपको लगता है कि हमारे इसमें कुछ बदलाव उसकी वजह से हुए? हाँ, उसका बहुत ज़्यादा। अभी क्या फॉरेन से लोग ब्रीड्स बहुत सारी इंपोर्ट करते हैं, जो कि पहले लोग एक पग डॉग होता है जिसको सिर्फ टीवीज़ में देखते थे कि वोडाफोन डॉग है, वोडाफोन के प्रचार मिला, लोगों को धीरे धीरे करके उसको देखा, फिर वो फॉरेन से ब्रीड्स इंडिया में इंपोर्ट हुई, तो लोगों को देख करके थोड़ा सा फॉरेन को देख करके रुचियाँ बढ़ी डॉग्स की ब्रीड के बारे में। लोग नई नई ब्रीड्स चाहते हैं कि नई ब्रीड लें, हमारी ब्रीड हो जो सबसे यूनिक लगे, सब लोग हमारी ब्रीड्स को, हमारे पेट को प्यार करें। इस चक्कर में फॉरेन का काफी ज्यादा रोल है इस चीज में, जो अपने यहाँ पे चेंजेस आए, बहुत ज्यादा उस चीज का प्रभाव पड़ा। एक मार्केट अप्रोच की अगर मैं बात करूं सर, तो आम आदमी की पहुंच में पहले ये सब नहीं था, बहुत कम था। अगर किसी को बहुत लिमिटेड था, पहले लिमिटेड था जी। तो अभी जो मार्केट ओपन हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अभी इस फील्ड में आप मान के चलें कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। कुछ लोग ब्रीडिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, कुछ लोग इंपोर्ट के क्षेत्र में जा रहे हैं, जो कि बाहर से ब्रीड्स को इंपोर्ट करा कर इंडिया में ला रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं सर को रोककर कि जो सेगमेंट्स हैं सर, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, कि पेट्स के बारे में कितने सेगमेंट हैं, आप उस पर एक बार गौर से सुनिए। जी सर। तो आप एक रोजगार का बहुत अच्छा माध्यम, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जो कि जैसे कि डिग्रियां नहीं है जिनके पास, वो लोग भी आज वेटनरी में ब्रीडिंग कर रहे हैं, डॉग्स की ब्रीडिंग करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा करके, कैट्स की ब्रीडिंग करा रहे हैं। आपकी अगर बाहर से कोई ब्रीड इंपोर्ट करा रहे हैं तो इंपोर्ट करा करके भी बीच में एक कमीशन वाला जो क्षेत्र होता है, उसमें भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मतलब आप एक रोजगार के बहुत सारे माध्यम भी पेट्स की वजह से लोगों को मिले हैं। आप इंदौर में ही देखें तो आज आपको हर गली में आज एक पेट शॉप मिलेगी, निश्चित तौर, हर गली में आपको एक ब्रीडर मिल जाएगा। तो लोगों का क्या एक नजरिया बदला है, लोगों के पास रोजगार के अवसर बदले हैं, रोजगार के क्षेत्र में आपकी एक बढ़ोतरी हुई है इसकी वजह से, पशुओं की वजह से। ये जैसे फार्मिंग की हम बात करते हैं, अगर फार्मिंग में आप देखें तो आज एडवांस फार्मिंग हो गई, लोग बाहर के देशों से सीख करके और इंडिया में आके फार्मिंग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो ये एनिमल वाला जो सेगमेंट है और इनकी जो मेडिकल सर्विसेज वाला सेगमेंट है, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। जब हम सर बात करते हैं एनिमल साइंस, एक कोई शब्द मैंने कहीं सुना है, एनिमल साइंस, वो क्या है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें वेट साइंस होता है और एनिमल साइंस, दो सब्जेक्ट्स होते हैं। एनिमल साइंस के अंदर में जो भी आपकी फार्मिंग्स वगैरह होती हैं, उनमें आपका आता है, जो जैसे आपकी डेयरी फार्मिंग हो गई, पिगरी फार्मिंग हो गई, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, फिश फार्मिंग हो गई, ये सेगमेंट आता है। आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है आपकी डेयरी फार्मिंग के लिए, गोट फार्मिंग के लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है, क्योंकि ये आपका विलेज एरिया में बहुत बड़ा रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं। आपके एक छोटे से विलेज में है, जो छोटी सी जगह जिनके पास है, वो भी आपको गोट फार्मिंग करके अच्छा खासा बिजनेस अर्न कर सकते हैं, अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में आकर के बहुत सारी कमाई कर रहे हैं। अभी लोग अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ करके, अच्छी IITians जॉब छोड़ करके सिर्फ फार्मिंग पे जा रहे हैं, एनिमल साइंस वाले सेगमेंट में जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे पास IITians आते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि IIT में जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ करके वो पिगरी फार्मिंग पे चले गए। अच्छा, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इसको बहुत ज़्यादा, वाकई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस सेगमेंट में। आज इंदौर के बहुत नामी लोग हैं जो कि बहुत सारे बिजनेस करते हैं, उनका सबका रुझान इसी फील्ड पे जा रहा है। बहुत सारे लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारे गोटरी फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पिगरी फार्मिंग कर रहे हैं। तो इसके निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पढ़ाई भी होती होगी, तो वो जो तैयारी है उस पढ़ाई की, चूंकि हमारा जो सेगमेंट है सर वो बच्चों को लेकर के है, मैं चाहूंगा कि जो 10th में या 12th में बच्चे हैं जी, क्या वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं इस फील्ड में आने की? और सबसे पहले उनको अगर प्रिपरेशन करना है तो बुक्स के लेवल पे क्या प्रिपरेशन है और माइंड के लेवल पे क्या? देखिए, आपका जो एक डॉक्टर्स बनने के लिए होता है, तो उसके लिए आपका जो 12th है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से होना चाहिए। उसके बाद आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं। नीट के एग्ज़ाम के थ्रू भी वेटनरी में आता है। आपका नीट के एग्ज़ाम के 15% सीटें ऑल इंडिया में रिजर्व रहती हैं, ऑल इंडिया के कॉलेजेस में, तो आप उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एक अलग से कॉलेज के, जैसे अपने मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में आपके 3 वेटनरी कॉलेजेस हैं, एक आपका महू में है, एक आपका जबलपुर और एक रीवा में, 3 वेटनरी कॉलेजेस मध्य प्रदेश में हैं। इनके अलावा अभी फिशरीज का सेक्टर एक नया खुला है, तो फिशरीज सेक्टर में भी आपका एक
जबलपुर में फिशरी कॉलेज खुला हुआ है, एक पर्टिकुलर जिनको फिशरी की फार्मिंग करनी है उनके लिए एक अलग से फार्मिंग का एरिया खुला हुआ है। जैसे कि एक इनमें जैसे ह्यूमन में फार्मासिस्ट का कोर्स होता है, वेटनरी में भी एक फार्मासिस्ट का कोर्स होता है, डिप्लोमा जो है वेटनरी डिप्लोमा बोलते हैं उसको। वो 2 वर्षीय कोर्स होता है आपका। आप 12th करके, आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th करके वो डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे आपने कभी बायोलॉजी से इंटर नहीं किया, फिर आपको जाने की इच्छा अगर जागृत हो रही है तो आप वो शॉर्ट कोर्स करके डिप्लोमा करके आप किसी भी क्लिनिक्स में आप जा करके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। दूसरा, आप फार्मिंग के सेक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि आप 2 साल का कोर्स कर लेते हैं, आपको बहुत काफ़ी कुछ नॉलेज आ जाता है। उसके बाद आप फार्मिंग के सेक्टर में जाकर के बहुत अच्छा कोर्स, यानी जो आपने कहा कि जो शुरुआत है वो एक एंट्रेंस लेवल का एग्जाम होगा, बिल्कुल वो आपको क्रैक करना है। हाँ। उसके बाद में आप जो बता रहे हैं कौन कौन से ऐसे विकल्प जो आपने बताए जो प्रमुख रूप से देखिए, आपका एक तो BBSc एंड AH प्राइमरी होता है, जो डॉक्टर्स एक एज ए MBBS कैटेगरी में होता है। जैसे MBBS होता है वैसे वेटनरी सेक्टर में BBSc एंड AH होता है। आप वो एग्जाम के थ्रू आप उसमें जा सकते हैं। फिर अगर आपने कभी 12th से बायो वगैरह से नहीं किया तो एक शॉर्ट कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्सेज, आप वो कोर्सेज 2 साल के कर सकते हैं ताकि आप फार्मिंग सेक्टर पे अच्छे से जा सके। जी। और ये कोर्सेज जो शुरुआत होगी करने की, सर ये कितनी अवधि के होते हैं और इनमें खर्च कितना लगभग आता है? जो आपका BBSc एंड AH का कोर्सेज होता है वो 5.5 ईयर का कोर्स होता है। उसमें आपका पर ईयर लगभग आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस से 50,000 पर ईयर फीस होती है उसकी। मतलब आपका 2.5 लाख 3 लाख में आपका 2 कोर्स कंप्लीट हो जाता है। वहीं आप बात करें अगर डिप्लोमा कोर्सेज की तो आपके 2 वर्षीय होता है। उसमें लगभग आपका गवर्नमेंट कॉलेज में 30 से 40 हजार मैक्सिमम पर ईयर कोर्स का होता है। ठीक है, तो आप मतलब 40 से 50 हजार रुपए में आप वो डिप्लोमा कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा फीस ज्यादा होती है इन कंपेयर टू गवर्नमेंट, वो हर सेगमेंट में जैसा है। बिल्कुल, अभी क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी डिप्लोमा के लिए, जैसे इंदौर में भी आपने एक प्राइवेट कॉलेज खुल चुका है, तो आप उनमें जैसे करेंगे तो उनमें थोड़ा सा फीस का स्ट्रक्चर ज्यादा रहता है। तो ये जो सर पैसे की व्यवस्था परिजन अगर करते हैं, अभिभावक पेरेंट्स जो हैं, पालक जो हैं, तो कितना जो मदद है सरकार से क्या मिल सकती है? सब्सिडी कहीं मिलती हो या स्कॉलरशिप कहीं अगर मिल सकती है तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था सरकार से होती है? क्या इस बारे में कुछ आप बता सकते हैं? तो आपका जो एजुकेशन लोन गवर्नमेंट की तरफ से था आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। दूसरा क्या, आप जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट ने मेधावी योजनाएं चल रही गवर्नमेंट की, उसके थ्रू आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं आप उसमें जाते हैं। जैसे आप विभिन्न कैटेगरीज में जाते हैं तो उन सभी को स्कॉलरशिप की पूरी सुविधाएं होती हैं कॉलेज में। अब वो भी अच्छी सुविधाएं हैं, आप उनके थ्रू भी सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, जो कोर्सेज आपने बताए उनको पास करने के बाद जो हमारे रास्ते खुलते हैं नौकरी के, वो क्या क्या होते हैं और वो कहाँ कैसे अवसर मिलते हैं? आज की परिस्थितियों में आपके पास बहुत सारे अवसर आते हैं, चूंकि एनिमल सेक्टर एक ऐसा है जिसमें जेनेटिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत है। जो बीमारियां हैं जो जानवरों से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती हैं, तो अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से एक अपना जेनेटिक करके सब्जेक्ट चलता है हमारे में, वो उसके थ्रू आप गवर्नमेंट सेक्टर पे, मतलब ह्यूमन सेक्टर पे भी जा करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनकी भी सुविधाएं की जा रही हैं, एक वेटनरी डॉक्टर की सुविधा, ताकि कुछ जो बीमारियां हैं जो अपनी ह्यूमन से वेटनरी में ट्रांसफर, उनको अपन डायग्नोसिस कर सकें, उनको डायग्नोस करने के लिए। दूसरा, आपके एक फार्मिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, आप उसका मार्केटिंग बहुत ब्रॉड में है। मीट सेक्टर है अलग से खुला हुआ है, वेटनरी के थ्रू आप मीट सेक्टर्स में स्लॉटर हाउसेस खुले हुए हैं, उनमें जा सकते हैं। अच्छा। एक आपका गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें आप गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा ग्रोइंग सेक्टर अभी चल रहा है। जो अभी की परिस्थितियां हैं, लगभग हर एक गली मोहल्ले में आपके पास 100 से 200 पेट्स मिल जाएंगे, तो उनके इलाज के लिए हर गली हर एक एरिया में एक प्राइवेट क्लिनिक अपने खुल रहे हैं, उनमें आपका एक बहुत अच्छा भविष्य है आपका। तो ये जो आपने इतने विकल्प बताया करियर के नए आयाम, मुझे लगता है ये पहले शायद उतने नहीं थे जितने अभी खुल गए हैं। पहले आयाम इतने ज्यादा नहीं थे, दूसरा क्या लोगों को जानकारियां भी नहीं थी। लोग अभी क्या, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे लोगों का डेयरी सेक्टर में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर डेयरी कोई खोल रहा है तो उसको एक वेटनरी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप तो आप सभी चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो डेयरी है वहाँ पे एक डॉक्टर परमानेंट रहे, ताकि हमारे जानवरों को कोई दिक्कत नहीं हो। हम ये कह सकते हैं कि जो पहले पशुधन था वो केवल किसानों तक सीमित था, उनके ही इलाज ज़्यादातर किए जाते थे। गाय का इलाज किया जाता था, भैंसों का इलाज किया जाता था, बैलों का इलाज किया जाता था। तो ये जो इलाज थे, अब उससे कहीं बढ़कर ये सेगमेंट हो गया है। और अब तो ये कहिए कि हम एक पॉश एरिया जो होता है किसी शहर का, वहाँ पर आपको ज़्यादातर पेट्स मिल जाएंगे।
और मीडियम क्लास में भी अब तो लोग पेट्स रखने लगे हैं और बहुत अच्छे तरीके से केयर करते हैं, चिंता करते हैं। ऐसे समाज में हमारे आप देखें बहुत सारे पेट्स हैं जो लावारिस हैं, उनकी भी चिंता की जाती है, तो उनके लिए भी हमें डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। और निश्चित तौर पे एक बड़ा सेगमेंट है जहाँ पर आपको एक अच्छा करियर का विकल्प मिलेगा। अब जो मुद्दे की बात आती है वो ये है कि यहाँ इनकम कितनी होगी। तो डॉक्टर साहब इस पर थोड़ा सा लाइट अगर आप डालें कि किस तरह से इनकम शुरू होगी, क्या क्या कोर्सेज करने के बाद, और वो कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि लिमिट तो कुछ होती नहीं है। बिल्कुल। आप जो अगर आपने BBSc एंड एच प्लेन कर रखा है तो आपका मिनिमम आज की डेट पे 40,000 रुपीज़ आप कहीं भी कमा सकते हैं। श्योर। और अगर आपने शॉर्ट कोर्स डिप्लोमा का कर रखा है तो आपका 10 से 12,000 रुपये आप मिनिमम स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। जी जी। ये आपका प्राइमरी चीजें होती है। इसके बाद आप में कितना टैलेंट है उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सही बात। आप कितना आगे जाते हो, किस सेक्टर को आप चूज करते हो, उसके ऊपर सारी चीजें बेस्ट। सर इसके लिए जो कॉलेजेस हैं वो कौन से अच्छे कॉलेज, जैसे आपने महू, जबलपुर, रीवा 3 तो मध्य प्रदेश के बता दिए, देश में क्या कोई बड़ा ऐसा IIM IIT जैसा कोई संस्थान है जो पशु चिकित्सा सेवा में बहुत नामी है? आज हमारे यहाँ पे एक तो NDRI है आपका करनाल पे हरियाणा, एक गढ़वासु है, चेन्नई है, IVRI है, ये देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल। तो यहाँ जाने के लिए कड़ी मेहनत निश्चित तौर पे करना होगी। बिल्कुल। ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनको क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई करने के बाद आपको ऑप्शंस में आता है कि आपको किस कॉलेज में मिलेगा, वो फिर कॉलेज अलॉट होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कैसा आप दे रहे हैं और रैंक क्या आपकी बन रही है उस पर डिपेंड करता है। तो निश्चित तौर पर मेहनत तो आपको करना है, लेकिन मेहनत के अलावा देखिए मुझे ऐसा लगता है दोस्तों एक पहलू ऐसा छूट रहा है, एक भावनात्मक पहलू है कि आप एक डॉक्टर हैं, एक पशु चिकित्सक हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों कि जब मैं या आप बीमार होंगे तो हम डॉक्टर के पास जाके बता सकते हैं कि हमको बीमारी क्या है और हमको क्या हो रहा है, लेकिन एक मूक जो प्राणी है वो बोलना उससे नहीं आता, वो कैसे समझाए और डॉक्टर उस चीज को कैसे समझे। सर इसको थोड़ा सा आप एक बार लाइट डालें। वर्तमान परिस्थिति में तो वेटनरी डॉक्टर की जो रोल है ना वो डबल रोल में आ गया है। एक तो कोई भी हमारे पास अपना पेट लेकर के आता है तो हमको तो एक तो पेट को ट्रीट करना होता है, दूसरा जो ऑनर है साथ में उनको भी, क्योंकि वो इतना ज्यादा अटैच्ड होते हैं। इवन आज की डेट में लोग बच्चों को इलाज के लिए 2 दिन डिले कर देते हैं। हाँ। लेकिन अगर पेट की तबीयत थोड़ा सा खराब है तो लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो वो जो पैनिक सिचुएशन में आते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको सारी चीज हैंडल करके उनको बताना, फिर उनके पेट को भी साथ में हैंडल करना, तो मतलब डबल रोल वाला काम है। एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। मतलब पेट अगर बीमार हुआ तो पेरेंट्स को बीपी की दवाई देना पड़ेगी। पेरेंट्स का बीपी ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो घर से डॉक्टर तक आते आते डॉक्टर के पास कम से कम मिनिमम 10 से 15 कॉल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आप जाए मत, आप कृपया रुके, वहीं पे क्लिनिक पे ही रुके, पेट को देख के ही निकले। ये बात है, ये चैलेंज आपके लिए बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है। आप रात को 2 बजे भी नहीं मना कर सकते कि हम पेट को नहीं देख पाए। अच्छा, कभी ऐसा होता होगा कि जो सिम्टम है वो कभी भ्रमित करते होंगे आप लोगों को, तो ऐसे में आप कैसे फिर उसको हैंडल करते हैं? बिल्कुल। एक्चुअल में पहले था कि हमारे पास सुविधाएं नहीं होती थी पूरी की हम लोग नहीं कर। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, एक्सरे, सोनोग्राफी, ECG, ब्लड टेस्ट, सारी चीजें हम लोग पेट से करते हैं। इवन हम लोग के हॉस्पिटल्स जो हैं वो बहुत सारे हॉस्पिटल जो 24/7 चालू रहते हैं अपने, तो 24 घंटे सुविधाएं नहीं जाती हैं, तो ज्यादा भ्रमित होने का नहीं होता इसमें। पर क्या होता है कि चिकित्सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रोज नई बीमारियां आती हैं, आपको दिन प्रतिदिन आपको पढ़ते रहना होता है। आप पढ़ते रहें, उनके बारे में नॉलेज लेते रहें, तो वो सारी चीजें तो खैर चलती रहती हैं। तो सर जैसे आप तो ख्यात चिकित्सक हैं और पशुओं का इलाज करते रहते हैं, पेट्स का इलाज करते रहते हैं, क्या कहेंगे पेट्स के बारे में कि पेट्स की क्या विशेषताएं हैं और अब कैसे वो धीरे धीरे उनमें बिहेवियर चेंज हो रहा है, क्योंकि आप उनकी स्टडी लगातार कर रहे हैं? बिल्कुल। एक तो आपका साइकोलॉजिकली आपको पेट रखना आजकल बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि इतना टेंशन भरा समय है। हाँ। आदमी किसी की कोई चीज शेयर नहीं करता। तो मेंटली आपका हार्ट अटैक के पेशेंट कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो वो उस चीज को थोड़ा सा सप्रेस करता है। जब भी पेट आप घर पे एंटर होते हैं वैसे ही पेट्स आपके पास आता है, आपको चाटता है, तो आपके दिन भर की सारी टेंशन, थकान, आदि चीजें दूर हो जाती हैं। तो आज की डेट में तो एक पेट रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका जीवन दिनचर्या जो आपकी हो प्रॉपर तरीके से चल पाए। जो परिवार है उसका एक सदस्य माना जा सकता है। बिल्कुल। आप उसको
आज की डेट में हम उसको कुत्ता नहीं बोल सकते। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि वो कुत्ता बचा ही नहीं है, वो एक पेट हो गया, वो एक फैमिली का मेंबर हो गया। आप किसी ऑनर के सामने उनके डॉग को अगर ऐसा बोल दे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो उसको डॉग की तरह ट्रीट ही नहीं करते, वो अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। निश्चित तौर पर ये भावनात्मक पहलू है। देखिए बहुत ज्यादा भावनात्मक, हम मनुष्य होकर के और अगर प्राणियों से इतना प्रेम करें कि उसे अपना परिवार का सदस्य माने, और निश्चित तौर पर माने क्या, वो परिवार का सदस्य है। ये कहते भी हैं कि जो पेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं और ईमानदार भी होते हैं अपने मालिक के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मुखिया के लिए। तो निश्चित तौर पर ऐसा सेगमेंट जो कि आपको पढ़ाई से ज़्यादा भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है उसके बारे में सोचना विचारना बहुत ज़रूरी है। सर, इस प्रोग्राम के लास्ट में अगर आप ऐसा कोई विषय या ऐसी कोई बात बच्चों से कहना चाहें जो उनके भविष्य में इस करियर को लेकर काम आए। नहीं, जो बच्चे हैं वेटनरी फील्ड में जाना चाहें, एक बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है, मतलब कैरियर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जी। अगर आप जाना चाहें तो आप इसके लिए प्रिपरेशन करें प्रॉपर। आप 12th अच्छे से बायोलॉजी पढ़ें, क्योंकि आपका जो कोर्सेज रहते हैं, एग्जाम जो आता है वो टोटल आपके 12th बेसिस पे ही आता है सारी चीज़ें। तो आप अच्छे से उसको पढ़ें और अच्छे से अगर क्वालिफाई करें तो आपके लिए कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत अच्छा है सेगमेंट है जो डे बाय डे ग्रो ही कर रहा है। उसकी ग्रो बहुत तेजी में ग्रोथ हो रही है आज वेटनरी सेक्टर की। सभी लोग हैं आज की डेट में कि पेट्स के बिना कोई रहना नहीं चाहता जी, जी, जी। तो आपके लिए एक अच्छा जॉब का ऑप्शन भी है। तो आप कोशिश करें कि वेटनरी फील्ड पे आए, इसके बारे में पूरा जानें, उसके बाद इस फील्ड को चूज करें। तो वेटनरी एक ऐसा विषय है सर, मुझे लगता है इस पर हम डिस्कशन बहुत लंबा कर सकते हैं, लेकिन समय की हमारे पास बाध्यता है, कमी है, या ये कहिए कि सीमा है, और उस सीमा से बाहर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है इसका एक अपना निर्धारित समय है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो चीज़ें आपने दर्शकों को बताई है वो उसको ग्रहण करें और उस चीज़ को अपने जीवन में उतारें, सीखें उन चीज़ों से कि आप कैसे शुरुआत करेंगे भविष्य बनाने की और आगे इस भविष्य को कैसे लेकर के जाने वाले हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से सेगमेंट जो है वेटनरी का एक वाइड एरिया है, बहुत वाइड एंगल से अगर हम इसको देखें तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और इतना बड़ा सेगमेंट है कि आप इसमें पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। निश्चित तौर पर जब आप सीखेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे और अपने भविष्य को एक अच्छा करियर आयाम दे पाएंगे। हमारी भी यही उम्मीद है। जो स्क्रीन पर आपके नंबर हैं और जो मेल आईडी आपको दिख रहा है, इस पर आप हमें संपर्क करें और अपना फीडबैक जरूर दें कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अंत में एक सलाह के साथ मैं विदा लूंगा कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष आपको सदैव करते जाना है। याद रखिए, एक अच्छी मेहनत आपको एक अच्छी ऊंचाई और एक अच्छी मंजिल तक ले जाएगी। इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।